जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है क्या। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हम लोग अगले देखते हैं। देखिए, यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है और जिसकी ऊंचाई है 216 फीट। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। 5 मई 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया, इस मूर्ति का। इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ 120 केजी गोल्ड, 1.5 लाख किलोग्राम देसी घी, ये सभी चीज़ें भी है, लेकिन इन सब चीज़ों पर नहीं, हम लोग को मेन फोकस करना है क्या, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है विश्व की। इसकी हाइट 216 फीट है और यह कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में इसको स्थापित किया गया है। और यह किनकी मूर्ति है? तो यह मूर्ति जो है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। और ये किनकी मूर्ति है? तो यह है संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा है। ठीक। और इनको यहाँ वर्ड जो दिया है इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने छुआछूत को समाप्त करने और समानता को बल देने के लिए इनको जाना जाता है। और भक्ति मार्ग पर भी इन्होंने बल दिया है। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और यह बात हम लोग देख लिए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है, संत रामानुजाचार्य की है। इनकी 1000वीं जयंती पर को समानता 1000वीं जयंती पर यह मनाया गया है। और इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का लागत से इनकी मूर्ति बनाई जाएगी, प्रतिमा। और वह प्रतिमा क्या होगी कि जो भी पैसे जो 1000 करोड़ आएंगे वह सभी दान के पैसे होंगे। ठीक। तो यह कहाँ पर अनावरण किया जा रहा है? हैदराबाद में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। हमारे भारत में तीन चीज़ें हैं, इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ पीस। देखते हैं इसमें है या नहीं। देखिए, हमारे भारत में तीन चीज़ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस और एक स्टैच्यू ऑफ क्या बनने जा रही है? एक बनने जा रही है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यह तीन चीज़ बनने जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में, साधु बेट द्वीप पे, नर्मदा नदी पे। यह इसका वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे राम सुधार। इसके क्या थे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? राम सुधार। यह किनकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इनको क्या बोलते हैं? देशी रियासतों को मिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इनके इस प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान के पाली में है स्टैच्यू ऑफ पीस। और यह जैन संत से संबंधित है, स्टैच्यू ऑफ पीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्लोर झील तितलियों का हॉटस्पॉट बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वेल्लोर झील जो है, यहाँ तितलियों का एक हॉटस्पॉट बन गया है। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रजाति की तितलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वह कहाँ पे? तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैप में, तमिलनाडु के वेल्लोर लेक। यहीं पे क्या है, विभिन्न प्रकार की, यह जो देख रहे हैं
यह विभिन्न तरह के हॉटस्पॉट का मतलब हर अनेक तरह के पेड़ पौधे और अनेक तरह की यहाँ पे तितलियाँ दिखाई दी है। देखिए यहाँ लिखा है वेल्लोर लेक इज नाउ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट बना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ गया है? नीदरलैंड, जिसको हम लोग एम्स्टर्डम भी कहते हैं। और यह जो किया है यह यूरोप का चौथा सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है यह यूरोप का। यह सबसे बड़ी बात है। नहर लॉक क्या है? तो नहर लॉक क्या है देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि इसमें नहर के जो समुद्र में जब भाटा आता है तो इस नहर को लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद क्या होता है कि पानी वहाँ भरा रहता है, तो कोई भी जहाज़ जो है सो उसमें बड़े बड़े जहाज़ जो है आसानी से आ जाते हैं और फिर यहाँ पे माल उतार लिया जाता है और फिर नहर लॉक को खोल दिया जाता है। तो फिर पानी घटते के साथ साथ धीरे नाव भी वापस चला जाता है, निकल जाता है। तो इसीलिए इसको बनाया गया है। नीदरलैंड लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक। ठीक, यह यूरोप का चौथा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह कहाँ खोज किया गया है? यही हम लोग देख रहे हैं, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह लिखा हुआ व्हाट इज कैनल लॉक क्या है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? क्या किस चीज़ के बारे में कह रहा है? पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो यह कहाँ पे इस खोला गया है? तो यह खोला गया है लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में खोला गया है। और यह किस लिए खोला गया है? तो इसको खोला गया है क्या कि अभी जब होने वाले जो मैच है कि जो ओलंपिक मैच होने वाले हैं, तो बैडमिंटन अकादमी की, ताकि वो अच्छे प्रदर्शन कर सके। वो कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंडिया फर्स्ट पारा बैडमिंटन अकादमी लॉन्च, ठीक, 2004 अवार्ड गौरव खन्ना लॉन्च इंडिया फर्स्ट पारा बैडमिंटन अकादमी इन लखनऊ में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। अवार्ड किसे दिया गया? हाल ही में नेताजी अवार्ड दिया गया है 2022 में। यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है शिंजो आबे। किनको दिया गया है? शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है? तो शिंजो आबे जी जो है सो पूर्व में पहले ये इनका सब संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जापान देश से। जापान देश से है। और इनको शिंजो आबे को यह जापान के पूर्व पीएम भी है, रह चुके हैं, जापान के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। और इनको 2021 में 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है शिंजो आबे को। इसलिए नेताजी पुरस्कार अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? शिंजो आबे को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे है ना, लिखा हुआ विथ द नेताजी अवार्ड 2022 नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया गया। उनकी 125वीं जयंती पर यह दिया गया। 19 जनवरी 2022 में किस राज्य ने कोक बरोक दिवस मनाया? सबसे बड़ी बात है, कोक बरोक है क्या? ये जो कोक बरोक के नाम हम लोग सुन रहे हैं, तो ये कोक बरोक है क्या? तो कोक बरोक कुछ नहीं है। कोक क्या है? यह जैसे कोक और बरोक, तो कोक क्या है? एक भाषा है। अब बरोक मतलब होता है लोग। यह जो है सो
त्रिपुरा के लोग जो है सो इसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं कोकबोरोक। यह उनकी क्या है, यह उनकी आधिकारिक भाषा है, यह उनकी मूल भाषा है। तो इसी का दिवस मनाया है इन्होंने। कब मनाया है? 19 जनवरी को मनाया है। ऑफिशियली लैंग्वेज भी है, क्या है? कोकबोरोक। ठीक, कहाँ की भाषा है? वह त्रिपुरा की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कोकबोरोक डे सेलिब्रेट कोकबोरोक डे। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी 2022 को मनाया गया है। 44th नंबर का यह इस बार मनाया गया है। कोकबोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। इस दिन को 1979 में आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी प्रारंभिक मान्यता के उपलक्ष्य में चुना गया था। ठीक, यदि बात की जाए कि सीएम कौन है, तो सीएम यहाँ के हैं, यहाँ के सीएम है विप्लव देव। कौन है? विप्लव देव यहाँ के सीएम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ लिखा प्राइम मिनिस्टर चेंजिंग हाई लेवल ओपन डिबेट enhancing military security a case of international cooperation. Narendra Modi is the first Indian Prime Minister to chair UNSC meet debate on maritime security today, है ना? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए अगला देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में क्या सही नहीं है? कर्पूरी ठाकुर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या? यह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ग्रीन कल्चर ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का संबंध क्या है? सबसे पहली बात समझिए कि मफलर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो मफलर का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कान में, जैसे ठंड के मौसम में मफलर का प्रयोग करते हैं ताकि ठंड ना लगे। ठीक उसी तरह ग्रीन मफलर का प्रयोग भी करते हैं ताकि किस चीज़ के लिए? तो यह है ध्वनि प्रदूषण से, ताकि ध्वनि को, इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रीन मफलर योजना क्या है? तो ग्रीन मफलर योजना के संबंध में क्या लिखा गया है कि यह जो, जैसे सड़क के किनारे किनारे ग्रीन मफलर इज टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन बाई प्लांटिंग 4 से 6 रो अराउंड द पॉपुलेटेड एरिया इन नॉइज। देखिए ये क्या, जैसे मान लीजिए सड़क है ना, तो सड़क के किनारे किनारे क्या किया जाएगा? सड़क के किनारे किनारे दोनों साइड कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? बहुत सारे अलग तरह के पेड़ पौधे लगाया जाएगा, जिससे क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? ध्वनि को अपनी ओर खींचते हैं, तो ध्वनि क्या होती है? प्रदूषण कम होती है। तो इसी के लिए ग्रीन मफलर योजना चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2। तो जो भी ये क्या बोलते हैं, हालको, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, ये जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का संबंध किससे है, कहाँ पे है? तो उसी के बारे में दिया गया है। तो यह देखिए, बाल्को जो है इसका संबंध है कोरबा से। ठीक, हिंडाल्को इसका संबंध है रेणुकूट से। ये इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इसका संबंध है हीराकुंड से। और नाल्को का संबंध है कोरपुट से। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए इसके बारे में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को किसका संबंध है? कोरबा। लिखा है कोरबा। भारत एल्यूमिनियम कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। ठीक, अगला क्या है? हिंडाल्को रेणुकूट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड बाद उड़ीसा से संबंधित है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यह सभी क्या है? प्री मानसून है। यह सभी जितने भी है चारों
यह सभी प्री मानसून है। तो किस राज्य की कौन सी प्री मानसून है उसके बारे में, ये प्री मानसून के अलग अलग जगहों पर क्या क्या नाम है उसी के बारे में दिया गया है। तो यह जो है चेरी ब्लॉसम यह केरल का है, काली बैसाख पश्चिम बंगाल का है, बोरदोइसिला असम का है, और अम्र बौछार यह कहाँ का है, गोवा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ब्लैक पर्वत का विस्तार है, निम्नलिखित में किस देश में ब्लैक पर्वत का विस्तार है, तो यह है यूएसए। यूएसए में क्या है, ब्लैक पर्वत का विस्तार है। यदि पूछे ब्लैक फॉरेस्ट का विस्तार कहाँ है, तो यह हो जाएगा जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह क्या है, ब्लैक, हम लोगों ने क्या देखा है अभी, ब्लैक पर्वत, तो ये कहाँ पे है, इसी के बारे में यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। यह कहाँ पर है, यह जो है यूएसए में है, यूएसए में। चलिए अगला वाला देखते हैं। ग्रेट प्लेन्स, ठीक, सेंट्रल प्लेन्स। इसी तरह क्या है कि यहीं पे क्या है, ब्लैक माउंटेन, यह तो रॉकी माउंटेन पर्वत है इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है कौन सी चोटी जो नेपाल में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित नहीं है वो कौन सी चोटी है, तो वह है कामत। मकालू माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णी सभी क्या है, भारत में है, नेपाल में स्थित है। ये कामत जो है नेपाल में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापुरी, धौलीगुड़ी, हाँ, ये सभी कहाँ पे है, नामचा बारबा, ये सभी नेपाल में। लेकिन कामेत, ये जो कामेत है यह कहाँ पे है, यह उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोबोस और डाइमोस किस ग्रह के उपग्रह है, फोबोस और डाइमोस किस ग्रह के उपग्रह है, तो यह मंगल ग्रह के, यह जो है सो मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह है, ठीक, फोबोस और डाइमोस। अगला प्रश्न चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है, तो इसके लैंडर का नाम है क्या है, विक्रम। इसके लैंडर का नाम है, एक मिनट, विक्रम। चंद्रयान 2 को यदि प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रयान 2 को किसके द्वारा भेजा गया, तो यह GSLV MK3 इसके द्वारा किसको भेजा गया, चंद्रयान 2 को। और इसका लैंडर कौन था, फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट। यदि बात की जाए चंद्रयान फर्स्ट को इसको किसके द्वारा भेजा गया, तो चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में PSLV-C11 के द्वारा भेजा गया। चंद्रयान 3 को अभी अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है लैंडर कौन सा है, विक्रम लैंडर है, और कब भेजा गया था, 6 सितंबर 2019 को। देखिए ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो बिहार में स्थित है वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यह है वाल्मीकि है ही, राजगीर वन्य जीव यह भी है बिहार में, कैमूर यह भी है। तो प्रयुक्त सभी है, हम देख लेते हैं। देखिए वाल्मीकि यहाँ है ही, यहाँ वाल्मीकि है, यहाँ राजगीर है, यहाँ कैमूर है, ये सभी कहाँ है, बिहार में।
एसएसडी की पूर्ण रूपरेखा क्या है? एसएसडी की पूर्ण रूप क्या है? तो यह है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह क्या है? कंप्यूटर और लैपटॉप की स्पीड को फास्ट करने के लिए, स्पीड को क्या करने के लिए? फास्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव का। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्टर प्रोसेसर, नो वाइब्रेट फॉर नॉइज, मोर एनर्जी इफेक्टिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का भूरा कोयला कहा लाता है, कौन सा भूरा कोयला कहलाता है? तो लिग्नाइट। यह लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट श्रेणी के कोयला को भूरा श्रेणी कोयला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यानी समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में वर्णित है, हम लोग 3 सूची देखते हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक देखते हैं समवर्ती सूची। तो यह समवर्ती सूची है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। अगला है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? प्रश्न यह पूछ रहा है कि संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, यह संविधान निर्माण होने में, ठीक। लेकिन प्रश्न ये नहीं कर रहा, प्रश्न यह कर रहा है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर संविधान सभा को पहली बैठक से, इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? यानी कब तक संविधान सभा अस्तित्व में रही, ठीक। भारत की संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही? तो जैसे 9 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक 1950। यदि इन दोनों घटनाओं को जब हम माइनस करेंगे, इनके इसको माइनस करेंगे, तब आएगा 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन तक क्या रही? यह अस्तित्व में रही संविधान सभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? सुरक्षित करना। किस चीज़ को सुरक्षित करना है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षा करना, भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को। प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना। यह संविधान का प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में क्या सही नहीं है? अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में यह देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्य थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, बिहार विभूति के नाम से जानते थे। जिनके बारे में यह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की, मंत्रिपरिषद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ हो जाएगा राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की उच्च न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो ऑपरेशन संगठन जो है सो यह किसको कौन सा करता है? तो यह है नाफाड, ठीक। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? ऑपरेशन ग्रीन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
NEWP का तात्पर्य NFWP। NFWP का मतलब हुआ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका मतलब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFP 2004 was launched by Ministry of Rural Development, Central Government on 14 November 2004 in 150 of the most backward districts in India with the object of generating supplementary wage employment। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन नहीं है? बैंक और उसके उद्देश्य का संयोजन नहीं है तो वह है RRB, कृषि अर्थ प्रबंध। यह उसके उद्देश्य का संयोजन नहीं कर रहा है। RBI का काम दीर्घ अवधि के लिए ऋण देना, नाबार्ड का काम औद्योगिक क्षेत्र में है, IDBI का लघु अवधि में ऋण देना है, लेकिन RRB का काम ये नहीं है। अगला प्रश्न, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद को यह पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको मिलाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। कब? नवंबर 1948 को, देश आज़ाद होने के बाद। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने पांचाल, कौशल, कुरु तथा सुरसेन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो किसने मिला था? महापद्म नंद, नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने। चोलों के किस अभिलेख से उसके स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में जानकारी मिलती है? किस अभिलेख से? तो वह मिलता है उत्तर मेरूर के अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, देखिए यही अभिलेख है, पता नहीं क्या लिखा है, भगवान जाने, कुछ समझ के बाहर है। मुगल काल में मजनू तथा उसके साथ एक मरियल के से घोड़े को भटकते हुए चित्र को किसने बनाया था? तो यह जो चित्र बनाया था बसावन ने बनाया था, बहुत अच्छे चित्रकार थे। और मंसूर जो थे वो चिनिया के चित्र बनाने में माहिर थे, चिनिया के चित्र बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा बसावन। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो लंदन में सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, दोनों मिलान करना है। तो मिलान क्या करना है? कौन सा एक्ट किसके शासनकाल में आया, किस गवर्नर के काल में आया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 यह लॉर्ड लिटन के काल में आया। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 यह जो है सो आया है लॉर्ड कर्जन के। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 तो यह भी लॉर्ड मिंटो के। और रॉलेट एक्ट जो आया है वो आया है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यह इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, एकमेव व द्वितीय ब्रह्मा सूक्ति उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। जैसे मुंडक उपनिषद में वर्णित है ना, उसी तरह यह जो शब्द है यह छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वैसे तो कही जाती है कि दोनों धर्म में लगभग समान बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो दोनों धर्म में समान नहीं है। तो वह बातें कौन सी है? अहिंसा, यह भी बात सही है। वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। देखिए यह भी रीति रिवाज की अस्वीकृति दोनों धर्म मानती है, लेकिन आत्मदमन दोनों में अलग अलग प्रक्रिया है आत्मदमन करने की। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहल हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने? किसने मतलब बाद में पहले हजरत आला की उपाधि ली और फिर बाद में किस चीज़ की? सुल्तान की उपाधि ली। तो वह है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने यह कार्य को किया। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया है? तो यह बिहार से समझ से बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने? तो वह व्यक्ति है राम सुभग सिंह।
विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? किस राजा के साथ कृष्णदेवराय ने लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह है जीवाणु। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक समानता प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वह है केवेलार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है? कौन सा एंजाइम? तो वह होता है ट्रिप्सिन। वह कौन सा होता है? वह होता है ट्रिप्सिन। अगला, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? जब एक धनुष को हम जब उसके धागा से पकड़ के खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो कौन सी ऊर्जा बदल जाती है? वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे देखिए, ये जब तीर है, इसको हम धागा से पकड़ के जब हमने इसको इसे यहाँ से खींच करके जब छोड़ा तो ये क्या पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। फुटबॉल भी क्या होती है, जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम इसको पैर से मारते हैं तो क्या होता है? यह काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। किसी भी बॉल को हम जब ऊपर से छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, लेकिन छोड़ देते हैं तो किसी एनर्जी में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, तो यह किस में रखा गया है? तो यह रखा गया है पहला समूह में, फर्स्ट समूह में। देखिए, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी कितने हैं? अल्काइल मेटल किस में रखा गया? पहले धातु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिकाओं का प्रोटीन फैक्ट्री, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र भैया एक ही चीज़ है, वो है कहा आलू। यह जल्दी नष्ट नहीं होते, इसके अच्छे खासे फसल होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? गरीब का मित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित है? तो डीएनए आधारित वैक्सीन है, उसका नाम है जाइकोव डी। जाइकोव डी क्या है? डीएनए आधारित है, डीएनए आधारित है। और ये कोविशील्ड है। ये कोविशील्ड कैसा वैक्सीन है? तो यह एक्टिव वैक्सीन है, यह एक्टिव वैक्सीन है। कोवैक्सीन कैसा है? इनएक्टिव वैक्सीन है कोवैक्सीन। यह जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट, किसके? पुणे के द्वारा। ठीक। यह डबल डोज वैक्सीन है। कोवैक्सीन भी डबल डोज वैक्सीन है, लेकिन यह किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद द्वारा बनाया गया। स्पुतनिक तो हम लोग जानते हैं रूस के द्वारा बनाया गया है। ठीक। और जाइकोव डी डीएनए आधारित बनाया गया है, जाइडस कैंडुला कंपनी द्वारा यह बनाया गया है जाइकोव डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, कौन सा है? जाइकोव डी, नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। चलिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गांधी जी से क्या बोलते हैं 17 सितंबर को। इसी दिन क्या है? नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। उससे संबंधित नहीं है, लेकिन क्या है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, धन्यवाद।